Good morning to all of you. So, in the last class, we have completed up to haloalkanes means elimination reactions और reactions with metals हम complete कर चुके थे. नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है बेटा वो है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, दैट इज हेलो अरेंज. तो हेलो अरेंज की हम बात करें, इन्हीं को एराइल हेलाइड्स भी बोला जाता है. ये सिमिलर है जैसे अल्काइल हेलाइड थे, बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि वो सेचुरेटेड कार्बन के डेरिवेटिव होते थे, ये हमारे एरोमेटिक रिंग के वो होते हैं. सपोज कीजिए आपके पास कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. मान लीजिए हमने बेंजीन ले लिया और इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन यदि मैं रिप्लेस कर दूं हेलोजन एटम से, तो ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड हमारे पास बनी है इसको कहा जाता है एराइल हेलाइड या हेलो अरेंज. नाउ डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन, कितने हाइड्रोजन एटम को हमने सब्सटीट्यूट किया है, हेलो अरेंज में भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स. यदि बेंजीन से सिर्फ एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें हेलोजन से, these आर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स. डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होगा देखिएगा ध्यान से बेटा, दो हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे. और इन दिस वे वी हैव थ्री पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. और इनको आपको पता है, दिस विल बी योर ऑर्थो पोजिशन, इट विल बी मेटा एंड इट विल बी पैरा. सो दीज आर डाई हेलो अरेंज एंड दिस इज मोनो हेलो अरेंज. यदि मोर देन टू सब्सटीट्यूशन हम कर दें बेंजीन पे, तो हम वहाँ से हमें जो मिलता है दैट विल बी पोली हेलोजन डेरिवेटिव्स और पोली हेलो अरेंज. मान लीजिए हम 3 को रिप्लेस कर दें ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, या मान लीजिए हम 4 को रिप्लेस कर दें किसी तरीके से, तो इट विल बी टेट्रा हेलोजन. तो यदि मोर देन 2 हमने सब्सटीट्यूट किए हैं तो उनके लिए जो जनरल टर्म होती है दैट विल बी पोली हेलो अरेंज. चलिए, जहाँ तक बात इनके नोमेनक्लेचर की है बेटा, तो इन आईयूपैक सिस्टम दे आर रिटन एज हेलो अरेंज. आईयूपैक नेमिंग जो इनकी होती है दे आर रिटन हेलो अरेंज या हेलो बेंजीन, क्योंकि जनरली इनको हम बेंजीन पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये हेलो बेंजीन कहते हैं. सॉरी. ना यहाँ पे कुछ सिंपल रूल फॉलो होते हैं बेटा नोमेनक्लेचर के, जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं लोअर क्लासेस के अंदर. Alphabetically order, that will also be considered if more than one substituent are present. If a similar group is present more than one times, then we going to use di, tri, tetra and so on. इसी तरीके से एक लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल होता है, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो काउंटिंग उस साइड से की जाती है जहाँ से लोकेंट का सम जो है वो मिनिमम आता है. तो ऑलरेडी हम 11th में कर चुके हैं वो सारी की सारी चीज़ें, वही चीज़ें आप यहाँ दोबारा रिपीट करोगे. तो एक बार उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड उनको आप ट्राई करके देखिएगा. कुछ सिलेक्टेड से एग्जांपल हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, what is the IUPAC name of this compound? It will be chlorobenzene. IUPAC name of this compound, it will be 1,3-dichlorobenzene. मैं लिख देता हूँ. फर्स्ट जो हमारे पास था दैट विल बी क्लोरोबेंजीन. सेकेंड इज 1,3-dichlorobenzene. और यदि मान लीजिए मैं यहाँ भी Cl लगा देता हूँ तो इट विल बी 1,3,5-ट्राइक्लोरोबेंजीन.
सेकेंड यदि हम इस तरीके से लिखते हैं बेटा, नाउ यदि अब आप ध्यान से देखते हो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, वन इज बी आर, सेकेंड इज सी एल। अल्फ़ाबेटिकली बी आर पहले आता है सी एल से, तो जो काउंटिंग होगी इस कार्बन से होगी, एंड इट विल बी 2. So it will be your 1 bromo 2 chloro बेंजीन। तो इस तरीके से जो है आपने वो सारे के सारे करने हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नाउ मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव के अलावा इनको हम एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखिए हमने अब तक एल्काइल हेलाइड पढ़ा था बेटा, जिसका जनरल फार्मूला आर एक्स होता था। आज हमने बात की है एराइल हेलाइड की, जिसमें एरोमेटिक रिंग से हेलोजन जुड़ा होगा। और एक थर्ड कैटेगरी होती है एरल एल्काइल या एराइल एल्काइल, जिसमें एरोमेटिक रिंग भी होगी, आर ग्रुप भी होगा और हेलोजन भी होगा। इन्हीं को जनरली हम साइड चेन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्ट्रक्चर है बेटा, देखिएगा ध्यान से, CH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड। अब देखिए इसमें एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक ग्रुप है, CH2 बेसिकली जो CH3 से आया है, एराइल ग्रुप भी है, एल्काइल ग्रुप और हेलाइड भी है। तो ऐसे हेलाइड्स को हम एरल एल्काइल हेलाइड बोलते हैं, या फिर इन्हीं को साइड चेन डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बेटा कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर की, तो यदि मैं एल्काइल हेलाइड की बात करता हूँ एक मिनट के लिए, तो यहाँ जो ये बॉन्ड होता था, इट विल बी ए पोलर बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और ये जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड यहाँ है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यदि हम इसी चीज़ को एराइल हेलाइड्स के केस में देखते हैं, तो एराइल हेलाइड में भी ये बॉन्ड पोलर तो है, बट वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो मैं सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, जब हमें ज़रूरत होगी मैं सारी की सारी बनाऊँगा वो। तो होता कुछ इस तरीके से है, हेलोजन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली एक्टिवेटिंग। तो यहाँ जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, और यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड आएगा along with positive charge। देखिएगा ध्यान से, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो एल्काइल हेलाइड में होता है, दैट विल बी प्योरली सिंगल बॉन्ड, वहाँ रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करता है। बट यहाँ यदि आप इस बॉन्ड की बात करते हो, ये जो बॉन्ड बना है, दिस कंटेन्स पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज होता है। यदि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो इसका मतलब ये है कि इट बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड, एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास, दैट इज बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हेलोजिनेशन से, बेंजीन है, इसकी हम हेलोजिनेशन करा देते हैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe X3,
यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगी बेंजीन से। नाउ यहाँ पे दो तीन बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है बेटा। फर्स्ट कि ये जो हेलोजन यहाँ होता है आइदर इट विल बी Br और इट विल बी Cl, क्लोरो या ब्रोमो होते। फ्लोरो कंपाउंड्स आप डायरेक्ट यहाँ नहीं बना सकते ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। सिमिलर बेसिस पे आयोडीनेशन भी आप डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि आयोडीनेशन जो यहाँ होती है दैट विल बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल होने की वजह से वो वापस जो है रिएक्टेंट में चेंज हो जाती है जैसे ही बनती है। तो यदि आप आयोडीनेशन यहाँ कराना चाहते हो तो उस केस में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आइदर वी यूज़ HNO3 नाइट्रिक एसिड और वी यूज़ HiO4 आयोडिक एसिड। उनका काम सिर्फ ये होता है कि उस रिएक्शन में जो HI बनता है उस HI को वो ऑक्सीडाइज करते हैं I2 में, और जब I2 ज़्यादा बनेगा तो रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यदि मैं थोड़ा सा इसी चीज़ को और एक्सटेंड करता हूँ बेटा, ये जो हेलोबेंजीन बना है आपके पास, यदि आप इस पे फर्दर हेलोजिनेशन कराते हो, अब क्योंकि हेलोजन जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एक जो हमें मिलेगा दैट विल बी ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन और एक हमें मिलेगा पैरा डाई हेलोबेंजीन। इनको बड़ी आसानी से सेपरेट किया जा सकता है बेटा ड्यू टू देयर डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो। रीज़न ये होता है कि पैरा आइसोमर जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, और ज़्यादा सिमेट्रिक होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो अच्छे से पैक होगा, और यदि वो अच्छे से पैक होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर। सिमिलरली यही मैं एक चीज़ को और बता देता हूँ, पैरा आइसोमर की जो सोलिबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो। रीज़न यहाँ भी वही है कि पैकिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यदि आप उसको सोल्यूबल कराना चाहते हो किसी सॉल्वेंट में तो वो लेट सोल्यूबल होगा क्योंकि हमें वहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। सो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा ऑर्थो से ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर, और उसकी जो सोल्यूबिलिटी है यदि आप उसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कराते हो तो वहाँ डिज़ोल्व होने की जो उसकी टेंडेंसी होती है वो भी कम होती है, या वो लेट डिज़ोल्व करता है, मीन्स सोल्यूबिलिटी जो होगी उसकी वो कम हो। चलिए बेटा, सेकंड जो मेथड है हमारा दैट इज़ फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या हैलाइड, और ये एक नेम रिएक्शन होती है जिसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे जब हम अमीन्स पे आएंगे बेटा। इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो स्टेप की रिएक्शन होती है बेटा। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं इसको एनिलीन कहा जाता है। इस एनिलीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HX के साथ अंडर द टेम्परेचर कंडीशंस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और यदि इन्हीं को मैं केल्विन में चेंज करूँगा तो ये आएंगी आपकी 273 to 278 केल्विन। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो सपोज कीजिए यदि हमने यहाँ HX लिया है, X की वैल्यू जनरली जो यहाँ होती है वो Cl और Br ही होती है। तो यदि मान लीजिए मैं HCl लेके चलूँगा तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा N2Cl और उसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। Br लेके चलूँगा, नेम होगा बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड।
अब ये जो हमारे पास बना है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की यदि हम फर्दर रिएक्शन कराते हैं, वहाँ से हमें मिलता है एरोमेटिक एराइल हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, वन स्टेप ये है, इसको मैं अभी ओमिट करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। ये जो आपके पास बना है बेटा N2X, इसकी जब आप रिएक्शन करोगे Cu2X2 के साथ, क्यूप्रस हैलाइड के साथ, या फिर CuXHX के साथ, CuXHX के साथ, यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी हेलोबेंजीन प्लस N2 जो है वो आपका लिबरेट करेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, और X जनरली यहाँ जो होगा दैट विल बी योर Br एंड Cl। नाउ यदि मैं इसी रिएक्शन को कराता हूँ बेटा कॉपर पाउडर और HX की प्रेजेंस में, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब फर्स्ट केस में हमने कॉपर हैलाइड लिया था, उसके साथ में हमने हेलोजन एसिड लिया है। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं और HX लेते हैं। प्रोडक्ट जो यहाँ बनेगा, यहाँ भी दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनेंगे, हेलोबेंजीन बनेगा और N2 गैस लिबरेट होगी। लेकिन यदि इन दोनों रिएक्शंस के मैं नाम को देखता हूँ तो इन दोनों के जो नेम है वो अलग अलग है बेटा। फर्स्ट जो रिएक्शन है जिसमें हमने CuXHX लिया है, इस रिएक्शन को कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा आप कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से दो मेथड्स हैं हेलोबेंजीन बनाने के। वन इज सैंडमेयर रिएक्शन, सेकेंड इज गेटरमैन रिएक्शन। In Sandmeyer reaction we have to use copper halide along with HX या फिर simply Cu2X2, and in case of Gattermann reaction we are using copper powder along with halogen acid. Now so these are Sandmeyer and Gattermann reactions. I2 compounds भी हम यहाँ से बना सकते हैं बेटा, लेकिन I2 compounds जब हम बनाते हैं उस रिएक्शन को सैंडमेयर नहीं कहा जाता है। पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। आइडो कंपाउंड यदि आपको यहाँ बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं KI के साथ और इसको हीट कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो जब आप इसको हीट करोगे, यहाँ जो रिएक्शन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे दैट विल बी आइडो बेंजीन प्लस N2 प्लस KX। सो दीज आर द प्रोडक्ट। सो ये दो मेथड्स हैं हेलो एरेंस बनाने के बेटा, ध्यान दीजिएगा इन पे। नेक्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, सोल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो मेटा पैरा का यदि डाई हेलो बेंजीन है तो वो नियरली सेम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पैरा आइसोमर का जनरली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा ड्यू टू सिमेट्री। सेकेंड, सोलिबिलिटी यदि आप कंपेयर करते हो पैरा आइसोमर की ऑर्थो के साथ, तो पैरा आइसोमर की जो सोलिबिलिटी होती है वो कम होती है किसी पर्टिकुलर सोलवेंट में एज़ कम्पेयर टू इट्स ऑर्थो फॉर्म। नाउ यदि सेम हेलोजन लगे हुए हैं तो जो यदि मैं डायपोल मोमेंट की भी बात करूंगा तो जो पैरा आइसोमर का डायपोल मोमेंट होता है वो बेटा 0 होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो दो तीन चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पढ़ी हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरे पास ये यदि मैं बनाता हूँ, दिस विल बी योर ऑर्थो, दिस विल बी मेटा एंड दिस इज योर पैरा। तो यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ
तो पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो और मेटा दोनों से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा सिमेट्री की वजह से। सोलिबिलिटी की यदि आप बात करते हो तो पैरा आइसोमर की जो सोलिबिलिटी है वो कम होगी ऑर्थो मेटा से, दोनों से ही। नेक्स्ट यदि मैं डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ बेटा, तो डाइपोल मोमेंट याद रखिएगा, यदि दोनों हेलोजन सेम लगे हैं तो जो पैरा का डाइपोल मोमेंट होता है दैट विल बी ज़ीरो। पैरा आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा बेटा, ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर्स बनेंगे डाइपोल वेक्टर्स वो एक दूसरे को कैंसल्ड आउट करेंगे और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने पढ़ना है वो डाइपोल मोमेंट को ही कंपेयर करेंगे, बट मैं दो अलग अलग केस लेता हूँ बेटा। फर्स्ट हमने लिया है दिस वन, और सेकंड हम लेते हैं एराइल हैलाइड। और यदि हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, किसका कम आएगा और किस वजह से आएगा, वो हमारा क्वेश्चन है। तो यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट इज यूर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या साइक्लोहेक्साइल हैलाइड। यदि मैं एक्स को Cl लगूंगा तो ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हो जाएगा, Br लगूंगा तो साइक्लोहेक्साइड ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस विल बी यूर साइक्लोहेक्साइल हैलाइड एंड दिस इज यूर हेलोबेंजीन। तो यदि इनके डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं, ये हेलोजन ग्रुप है बेटा, तो ऐसा देखा जाता है कि जो साइक्लोहेक्साइल का डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी मोर, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा इसके डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा होता है। अब हमने रीज़न देखना है कि ऐसा क्यों है। नाउ डाइपोल मोमेंट की यदि आप बात करते हो तो डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास होता है दैट विल बी Q इंटू टी, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यदि आप चार्जेस की बात करोगे तो चार्जेस बेटा ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम होंगे, हेलोजन है कार्बन है। लेकिन यदि मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस यदि आप देखते हो तो क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर है बेटा कार्बन हेलोजन में, या मैं ये कहूँ कि इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3, और यहाँ हमने अभी देखा था कि इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट विल बी sp2। नाउ तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो वो साइक्लोहेक्साइल के केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हेलोबेंजीन, क्योंकि ये हमें पता है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एक रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब GOC के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर रहे थे। रिलेशन ये होता है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है हमारे पास, परसेंटेज एस करेक्टर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यदि एस करेक्टर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ जो एस करेक्टर होगा दैट विल बी 25%, यहाँ जो होगा दैट विल बी 33.3%। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से यहाँ क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ आएगी इट विल बी लेसर। तो यदि पूछा जाए कि साइक्लोहेक्साइल और हेलोबेंजीन में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा तो रीज़न क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल का। या सिमिलर बेसिस पे आप एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का भी डाइपोल मोमेंट यदि कंसीडर करोगे तो एल्काइल हैलाइड्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जनरली ज़्यादा होता है एराइल हैलाइड से ड्यू टू द सेम रीज़न। नेक्स्ट इज अवर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करते हैं बेटा
तो मेनली यहाँ हमें दो तरीके की रिएक्शंस देखने को मिलती है। एक, जैसा एल्काइल हैलाइड में हमने देखा था NSR, इट विल बी पॉसिबल हेयर। एंड सेकेंड इज ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट जो इसमें हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसीज एज कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है तो वो कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, क्या उनके पीछे रीजन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये। और फिर सेकंड जो टॉपिक है दैट विल बी ESR रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो टेंडेंसीज है। नाउ ध्यान से इसको समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एराइल हैलाइड्स do not undergo NSR under normal condition. एराइल हैलाइड्स की यदि मैं बात करता हूँ तो एराइल हैलाइड्स NSR रिएक्शंस नहीं शो करते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे बेटा। हाँ, लेकिन जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होती हैं उन कंडीशंस पे यहाँ NSR देखने को मिलती है। अब ये हमने देखना है कि इसका रीज़न क्या है, ये NSR शो क्यों नहीं करते हैं बेसिकली। नाउ इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं बेटा, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो क्यों नहीं करते। जो फर्स्ट रीजन है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। रीज़न ये है कि यदि मैं एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स में कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बात करता हूँ बेटा, सुनिएगा ध्यान से। RX और ये था मेरे पास ARX। नाउ यहाँ जो कार्बन होता है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, जिसकी हमने अभी बात की थी। और ये जो कार्बन है इट विल बी sp2 हाइब्रिड। यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर हमारे पास आया था 33.3 और यहाँ आया था 25। और यदि 33.3 यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर है तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी लेस और यहाँ जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी हाई। और यदि बॉन्ड लेंथ यहाँ कम है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज। इट मीन्स the carbon halogen bond is more stronger in haloarenes as compared to haloalkanes. So in order to break this bond we have to supply more energy. एक चीज़ तो ये है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसी वजह से ये NSR रिएक्शंस प्रीफर नहीं करते। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में वो डिफरेंट है, उसकी वजह से ऐसा होता है। सेकेंड फैक्टर की यदि मैं बात करूँ बेटा, मैं उसको यहीं एक्सप्लेन करूँगा, आप सुन लीजिएगा ध्यान से एक बार। एल्काइल हैलाइड्स के अंदर ये जो बॉन्ड होता है देखिएगा ध्यान से, दिस बॉन्ड इज प्योरली सिंगल। यहाँ हमेशा कैसा करेक्टर होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ये। बट एराइल हैलाइड्स के केस में हमने अभी पीछे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी तो हमने ये देखा था कि देयर इज़ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो उस चीज़ को मैं दोबारा से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट आप जब इस चीज़ को नोटबुक में करोगे तो आपको वहाँ सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखानी होगी। तो यदि मान लीजिए ये मेरे पास हेलो बेंजीन है कोई भी, तो यहाँ होगा क्या, रेजोनेंस ऑपरेट करेगा बेटा। और जैसे ही यहाँ रेजोनेंस ऑपरेट करेगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, और यहाँ जो करेक्टर आएगा दैट विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। नाउ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसे ही इस बॉन्ड में आएगा, तो यदि इस बॉन्ड को मैं कंपेयर करता हूँ जो स्ट्रक्चर हमने अभी लिखी थी, तो कार्बन हेलोजन का ये जो बॉन्ड एल्काइल हैलाइड में होता है वो प्योरली सिंगल होता है बेटा। बट यदि यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये बॉन्ड कंप्लीटली डबली बॉन्डेड नहीं होता है बेटा, सिर्फ रेजोनेंस की वजह से कुछ टाइम के लिए जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहा जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से होगा ये कि ये बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा एज कम्पेयर टू कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स। तो इस वजह से यहाँ भी NSR होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सेकेंड, नेक्स्ट जो रीज़न है हमारे पास, ये हमारे पास RX है और ये है हमारे पास कार्बन हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यदि हम मान लें कि 1 मिनट के लिए यदि ये बॉन्ड क्लीव कर भी जाए दोनों केसेस में बेटा, सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं, तो जब ऐसा होगा यहाँ से जो हमें मिलेगा दैट विल बी R पॉजिटिव प्लस X माइनस, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ से जो हमें मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, फिनाइल कैटाइन बनेगा। इसी को आप C6H5 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, फिनाइल कैटाइन, और ये हमारे पास बनेगा एल्काइल कैटाइन। नाउ यदि मैं इन दोनों कार्बोकैटाइन्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करता हूँ बेटा, तो एल्काइल कार्बोकैटाइन जो होता है दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनाइल कैटाइन। तो यदि 1 मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि ये बॉन्ड यदि क्लीव करता है, तो बॉन्ड क्लीव करने के बाद जो चीज़ हमें मिल रही है दैट विल बी लेस स्टेबल इन केस ऑफ हेलोएरिन्स। और कोई भी चीज़ अपना स्टेबिलिटी लॉस कभी भी ऑफर नहीं करती है बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इस वजह से यहाँ भी ये रीज़न रूल्ड आउट हो जाता है कि भाई NSR जो होगी वो एराइल हैलाइड्स में नहीं होती है। नाउ फोर्थ रीज़न जो है, यदि आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी है बेटा, तो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर होती है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं यहाँ पे, एक अबोव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। या इसको मैं बोल सकता हूँ कि बेंजीन जो है दैट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहाँ पे वो हाई होती है। नाउ अब न्यूक्लियोफाइल का जब आप अटैक कराओगे बेटा, मान लीजिए इस कार्बन पे मैं अटैक कराता हूँ न्यूक्लियोफाइल का जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा, ऊपर से बेंजीन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है दैट विल बी लेस पॉसिबल ड्यू टू लाइक चार्जेस रिपल्शंस। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे जो अटैक करना पसंद करेगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो इन 4 रीजन्स की वजह से हेलोएरेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं बेटा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसका यदि मैं आपको सिंपली मीनिंग एक बार बताऊं कि इसका मीनिंग है क्या, आल्दो ये चीज़ मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब हमने बेसिक पार्ट किया था NSR ESR क्या होते हैं, कैसे आप इनको टैकल करोगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट के लिए। तो यदि इस चीज़ को हम देखते हैं तो NSR का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करता है बेटा। तो यदि मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल लेके आता हूँ यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको हम हेलो बेंजीन बना लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने क्लोरीन ले लिया। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यदि होगी तो उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस हेलोजन को बाहर निकालेगा।
और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है हेलोवेरिन्स के अंदर, वो नॉर्मल कंडीशंस पे कभी भी नहीं होती है बेटा। हाँ, लेकिन यदि हम कंडीशंस को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, तो ऐसे केसेस में फिर इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक मेथड तो है ये। दूसरा मेथड क्या है इन रिएक्शंस को कराने का बेटा? हमें ये पता है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि किसी तरीके से हम बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यदि डिक्रीज़ करा पाएँ, तो फिर वहाँ न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमें बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करानी होती है, हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड करा देते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मेटा पे इसलिए नहीं कराते हैं बेटा कि मेटा पे जो है रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है। ऑर्थो पैरा पे जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, वो ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देंगे। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा या हैलोजन को रिप्लेस कर देगा जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो NSR होने के ये दो पॉसिबल वेज हैं। अब इसमें जो है दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा उस चीज़ को। फर्स्ट यदि मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, क्लोरोबेंजीन। सेकंड मान लीजिए हमारे पास है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। थर्ड क्लोरोबेंजीन ही है, लेकिन हमने इस पे जो है दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे NO2 ग्रुप लगा दिया है। और एक स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें हमने NO2 को दोनों ऑर्थो पे लगा दिया है और पैरा पे भी लगा दिया है। और अब यदि आप यहाँ NSR कराते हो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव होगा यहाँ से। अब यदि आप यहाँ से NSR कराते हो, तो यदि आप इन चारों को ध्यान से देखते हो, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ, दिस विल बी 1, दिस विल बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यदि आप फोर्थ में देखते हो तो दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2। तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि यहाँ सबसे ज़्यादा कम किसी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो 4 पे है। अब 4 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा सबसे पहले बेटा, उसके बाद थर्ड पे करेगा, दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे लगा हुआ है, फिर आपका अटैक करेगा सेकंड पे और सबसे लास्ट में आपका अटैक करेगा फर्स्ट पे। तो यदि यहाँ पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड NSR, तो रिएक्टिविटी जो आपकी होगी इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी फोर्थ विल रिएक्ट फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड एंड देन वन। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, more will be the chances of nucleophilic substitution in हेलोबेंजीन। जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे, उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होने की हेलोबेंजीन पे। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब आप इनको लगाते हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। मैं किसी एक ही हेल्प से आपको बता देता हूँ, ऑर्थो या पैरा, बाकी आप इसको अपने आप सोल्व करके देखिएगा। फिर सुनिएगा ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी हमने ऑर्थो पे NO2 लगाया हुआ है और इसकी हमने OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कराई बेटा। तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या काम करेगा, सुनिएगा ध्यान से, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा,
जाना तो Cl को बाहर है, बट क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उसको मैं भी नहीं दिखाऊंगा। मैं बाकायदा इसकी मैकेनिज्म दिखाता हूँ आपको एक बार कैसे ये रिएक्शन ऑपरेट करती है। अब जब OH यहाँ पे जुड़ेगा तो ये जो कार्बन है बेटा, ये पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, तो उसी टाइम होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन एटम पे शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ Cl पहले से ही लगा हुआ था, OH अब जुड़ जाएगा, बाकी बॉन्ड्स ऐसे कैसे रहेंगे, और NO2 जहाँ पे जुड़ा हुआ है, NO2 की स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ अब यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हो, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और इससे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, दिस विल बी डिस्पर्स्ड अवर NO2 मोलिक्यूल ड्यू टू रेजोनेंस। जो हमने बोला था कि ऑर्थो पैरों पे यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। बेटा डिक्रीज कैसे करते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस क्रिएट होती हैं ऑर्थो एंड पैरा, उनके नेगेटिव चार्ज को वो ग्रुप डिस्पर्स कराते हैं खुद के ऊपर। कैसे कराएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी थी, दैट स्ट्रक्चर विल बी OH Cl, यहाँ बॉन्ड थे, यहाँ NO2 है और यहाँ माइनस चार्ज था। नाउ अब क्या होता है, देखिए बेटा, रेजोनेंस की कंडीशंस आपको बताई थी। यदि डबली बॉन्डेड सिस्टम से नेक्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, या फिर वो फर्दर किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड का पार्ट होता है, तो वहाँ रेजोनेंस ऑपरेट करता है। तो ये डबली बॉन्डेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, इससे नेक्स्ट कार्बन है कार्बन, और इस कार्बन पे जो है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ रेजोनेंस ऑपरेट करेगा बेटा। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन सकती है, दैट स्ट्रक्चर विल बी OH Cl, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, O नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेट O। तो यदि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे जो नेगेटिव चार्ज आता है, दैट कैन बी फर्दर in resonance with the NO2 and strong electron withdrawing group attached at ortho and para position। सो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ऑर्थो पैरा पे यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं तो वो ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर डिक्रीज करते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, और इसी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के चांसेस को इंक्रीज करते हैं एट द बेंजीन रिंग। तो पैरा के केस में जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे वो आप अपने आप बना के देख सकते हो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बेटा ऐसे केसेस में हमें सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखानी होती है। मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपकी यदि आप बुक देखोगे NCERT तो वहाँ ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ऑलरेडी। तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कैसे आप इसको ऑपरेट करोगे, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हैलोबेंजीन्स। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, NCERT को देखिएगा एक बार पढ़ के क्या उसमें लिखा गया है, और यदि कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, और यदि आप पर्सनली मैसेज करते हो तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। Thank you. Have a good day.